हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि होगा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के भर्ती, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के द्वारा अभी आज जारी किया गया है। देखिए, दिसंबर 2023 को। तो ये जो है बहुत काफ़ी चर्चित जो भर्ती रही थी, और बहुत दिनों से जो है इसके बन रहा था कि ये जो है वीडियो मतलब ये जो है वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है, तो लीजिए, ये वैकेंसी आज इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इसी के बारे में हम पूरा डिटेल से एक एक बिंदु जानेंगे कि क्या मतलब कितना इसका तारीख है, कब तक इसका भरा जा सकता है फॉर्म को, कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हम जानेंगे कितनी फीस पड़ने वाली है, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसका एज यानी कि उम्र, कौन कौन किस उम्र का लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा, इसके रहने वाला है, कुछ चेंज हुआ है या पुराना ही सिलेबस होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल वाइज एक एक करके हम इन बिंदुओं को बात करेंगे। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आज 23 दिसंबर 2023 को जो है जारी हुआ है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं एक एक करके। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत भर्ती, ठीक है, अभी 3-4 दिन पहले जो आया था एक नोटिफिकेशन कि 11 फरवरी को इसका एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल 11 फरवरी वो पहले आ गया था, तो फिर कयास लगाया जा रहा था कि 2-3 दिनों में जो है भर्ती का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, कितनी भर्ती आई है, ये सभी बातें को हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है ये जारी कर दिया गया है दिनांक 23 दिसंबर 2023 को। ठीक है, और इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती पदों पर जो है सीधी भर्ती 2023 के लिए अगर हम बात करेंगे तो पे बैंड कितना होगा, सैलरी तो 5200 से 20,000 के बीच, ग्रेड पे 2000 के नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपए 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। अब कितनी पदों की संख्या है, तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो 60,244 पद जो है निकाला गया, जो कि कयास लगाया जा रहा था कि 60,000 पद जो है निकलने वाला है। ठीक है, तो 60,244 पद निकला हुआ है। उसमें से जनरल पद है 24,102 पद जो है जनरल का है। ठीक है, ये अनारक्षित है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का पद इसमें 6,024 पद है। ठीक है, साथ ही साथ ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 16,264 पद है। अनुसूचित जात यानी कि एससी के लिए 12,650 पद है, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 1,204 पद भर्ती निकाला गया है। तो इस तरीके से टोटल 60,244 भर्ती निकाला गया, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत ही काफी बड़ी भर्ती है। कि पहले 44, इसके पहले 41,000 भर्ती समथिंग हुआ था, तो 60,000 भर्ती काफी बड़ी भर्ती है। तो जिन लोगों को इसमें जो है नोटिफिकेशन आउट होने के बाद जो लोग फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, तो सभी लोग जो है तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 11 फरवरी को पहले से तय किया जा चुका है कि 11 फरवरी को जो इसका एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे कि कब इसका जो है डेट होगा, प्रारंभ होगा कब से भरने का, तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा होने की तिथि 27/12/2023 से स्टार्ट होगा, और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो होगा वो 16/1 यानी कि 27/12 से लेकर 16 जनवरी 2024 तक जो है इसका डेट है। तो ज़्यादा टाइम है नहीं, सिर्फ 15 दिन 16 दिन का ही डेट है जिसमें आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, और संशोधन करने की अंतिम तिथि आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। 16 जनवरी के बाद 18 जनवरी तक आप जो है जो फॉर्म भरेंगे, अगर आपको उसमें कोई त्रुटि हो गई तो उसका संशोधन भी 18 जनवरी तक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आवेदन शुल्क कितना होगा, तो इसका जो फीस है वो 400 रुपये फीस रखा गया है। 400 रुपये निर्धारित किया गया है। जो लोग फॉर्म भरेंगे वो 400 रुपये जो है फीस उनकी पड़ेगी। अर्हताओं की अगर हम बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, तो राष्ट्रीयता की बात करेंगे तो भारत का नागरिक हो। साथ ही साथ इसमें कोई ऐसी बात नहीं, इसकी अगर हम बात करेंगे शैक्षिक अर्हता क्या क्या चीजें हो सकती है, तो देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। यानी 12वीं जो पास है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है तो जो है भर्ती में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग जो है पात्र नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि अपेयर्ड या अपेयरिंग वाले पात्र जो है इसमें नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि जो अभी 12वीं कर रहे हैं वो नहीं होंगे, 12वीं पास वाले ही भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता, समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा, और इस संबंध में बोर्ड का निर्णय जो है अंतिम होगा। इसके बाद अधिमानी अर्हताएं क्या है, तो अन्य बातों के समान होने पर ऐसी अभ्यर्थी को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसने
डोएक या नीट सोसाइटी से कंप्यूटर ओ स्तर का अगर प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो उसको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो उसको भी दिया जाएगा। एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र अगर प्राप्त किया तो उसको भी अर्हता प्राप्त किया जाएगा, यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब आयु क्या क्या होना चाहिए, तो देखिए भर्ती के लिए आवश्यक आयु की अगर हम बात करेंगे तो पुरुष अभ्यर्थी ने यानी कि मेल कैंडिडेट को दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी कि 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष के बीच के बच्चे जो है भर सकते हैं इसमें। और अभ्यर्थी का जन्म जो है 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो इसमें मतलब 18 से 22 वर्ष की उम्र के बच्चे जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थी की बात करेंगे तो 1/7/2023 को यानी कि 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की, अर्थात जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष का उम्र रखा गया है, ठीक है, 18 से 25 वर्ष का उम्र रखा गया है। तो पुरुषों के लिए 18 से 22 और महिलाओं के लिए 18 से 25 ये भर सकते हैं। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और अन्य ऐसी श्रेणियों अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एदत प्रवर्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुबंध, यानी कि जो ओबीसी, एससी, एसटी को जो छूट मिलेगा आयु में वो जो 3 साल 5 साल है वो भी इसमें मिलेगा। यानी कि अगर 3 साल ओबीसी को मिला तो 18 से 22 है तो 18 से 22 3 18 से 25 वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 5 साल जो एससी को मिल रहा है तो 22 5 27 साल तक है तो वो भी भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों महिला और पुरुषों में दोनों में मान्य होगा। चरित्र की बात करेंगे तो अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा, ठीक है। टिप्पणी को दिया गया है कि संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघ या सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय के पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर जो है नियुक्ति किए लिए जो है पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के दोष सिद्ध व्यक्ति भी सेवा में किसी भी पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। वैवाहिक परिस्थिति दिया गया कि नियुक्ति के लिए ऐसा अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो, ठीक है, तो वो पात्र नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो यदि कोई अभ्यर्थी द्विविवाह या बहुविवाह करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा शारीरिक स्वस्थता की अगर हम बात करेंगे तो किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो तथा जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा करने की संभावना हो। तो इस तरीके से सारी चीजें किया गया है। अब आगे हम देखेंगे इसमें भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार की भर्ती किया जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2017 के अधीन किया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट पर जो है अभ्यर्थियों के अवलोकन के लिए जो है उपलब्ध है। अब इसमें लिखित परीक्षा होगी तो ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में क्या होगा तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा, क्वेश्चन वाइज जो आपका प्रश्न पत्र आएगा। और लिखित परीक्षा 300 नंबर की होगी, ठीक है। कितने की होगी तो 300 नंबर की होगी, जिसकी समय अवधि 2 घंटे होंगे। जिसकी कितनी होगी 2 घंटे में आपको 300 नंबर के जो है क्वेश्चनों को करना है। और इस लिखित परीक्षा में 4 विषय टोटल शामिल होंगे, 4 सब्जेक्ट जो है आपको इसमें शामिल होंगे। 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें पहला आएगा आपका जीके यानी कि सामान्य ज्ञान, फिर आएगा इसमें सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, हिंदी। इसके बाद इसमें पूछा जाएगा गणित का क्वेश्चन, गणित के बाद उसमें पूछा जाएगा रीजनिंग, जिसको कहते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो इस तरीके से 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है तो आपको ध्यान देकर करना है। नेगेटिव मार्किंग से क्वेश्चन गलत होंगे तो नेगेटिव जो है नंबर मिलेगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में कुल प्रश्न की बात करेंगे तो 150 प्रश्न होंगे, यानी 150 प्रश्न होंगे, 300 नंबर के होंगे, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगा, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है। और इसके बाद आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में जो है अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.5 निगेटिव अंक प्रदान किया जाएगा, यानी कि अगर गलत होता है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए तो 0.5 निगेटिव अंक प्रदान किया जाएगा या काटा जाएगा।
और यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। ठीक है। अब अभ्यर्थियों की जो संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को जो है विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। इसके बाद लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों को नॉर्मलाइजेशन हेतु जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन किया जाएगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन विधि लागू होगी अगर एक से अधिक दिन में परीक्षा होता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें यह लिखा हुआ है इसके नोटिफिकेशन में। फिर इसके बाद लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की प्रकाशित किया जाएगा तथा प्रश्न एवं उत्तर के विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां जो है आमंत्रित की जाएंगी, जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटि पाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा तथा उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या इतना के तहत जो है लोकसभा में स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के तहत किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद इसमें कुछ सूत्र इस तरीके से दिया गया है कि कैसे हम नॉर्मलाइज करेंगे, तो ये आपके लिए जानकारी है नहीं। आगे हम इसमें देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट DB एंड PST कैसे होगा। तो देखिए, लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा किया जाएगा। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का भी निश्चय किया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार किया जाएगा। इस श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता, आयु में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी के दावे की पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र, अनिवार्य और अधिमान्य अर्हता के आदि के संबंध में सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल के समक्ष जो है उनके अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, जिसके संबंध में बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचना अभ्यर्थियों को अलग से प्रदर्शित किया जाएगा एवं अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र जो है बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है। इसके अलावा पुरुषों के लिए कुछ न्यूनतम शारीरिक मानक किस तरीके से होगा, तो उनकी ऊंचाई की बात किया जाएगा तो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जातियों के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजात पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जनजात हैं ST हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने की अगर हम बात करें तो अन्य पिछड़े, सामान्य, अन्य पिछड़े और अनुसूचित जातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। तो ये सीने की माप इस तरीके से लिया जाएगा और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव जो है अनिवार्य है। ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक की बात करेंगे तो सामान्य और अनपिछड़े तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, वह महिला अभ्यर्थियों का जो है न्यूनतम किलोग्राम होगा, मतलब वजन देखा जाएगा 40 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें शारीरिक मानदंड के अनुसार फिजिकल टेस्ट के अनुसार लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसमें अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अहर्कारी प्रकृति की होगी, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और इस शारीरिक परीक्षण में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हो 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में। ठीक है, लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ जो है 25 मिनट में पूरा करना अनिवार्य है। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 लगभग 2.5 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरा करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये चीजें करवाया जाएगा। वह अभ्यर्थी जो विहित समय में भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए जो है पात्र नहीं होंगे, उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, शारीरिक चयन में परीक्षण में विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा और इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस परीक्षण को संचालित किए जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा या फिर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये किया जाएगा। अब चयन तथा अंतिम योग्यता की सूची की अगर हम बात करेंगे तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शन किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा। यानी कि जो बोर्ड में लिखित परीक्षा के अनुसार जो अंक प्राप्त होगा उसी के अनुसार जो आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। ठीक है,
और ये भी लिखा गया है कि बोर्ड द्वारा कोई वेटिंग लिस्ट यानी प्रतीक्षा सूची तैयार भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक अगर समान हो जाते हैं तो ऐसा होने पर अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान किया जाएगा। जो अधिमानी अर्हता यदि कोई हो रखते हो, एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को पहले जो है सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद उपयुक्त विचारों के बाद भी यह 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक एक समान हो तो अभ्यर्थी की अधिमानता का उदाहरण हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों का अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, अब आरक्षण या आयु सीमा में छूट, तो लंबवत और क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन है और इसमें ओबीसी SC ST को जिस प्रकार छूट दिया जाता है उस प्रकार उनको छूट जो है प्रदान किया जाएगा आयु सीमा में। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इसमें अगर हम बात करेंगे आयु सीमा छूट की बात हो गई तो इस तरीके से देखिए, अनुसूचित जात के लिए दिया गया 5 वर्ष की अधिकतम छूट दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष के लिए जो है छूट दिया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है इसमें छूट का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से 5 वर्ष की छूट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष की छूट प्रदान किया जाता है। महिलाओं के लिए भी कोई छूट, महिलाओं के लिए उसे ओबीसी SC ST में के तहत जो है छूट दिया जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो भूतपूर्व सैनिक ये सब चीजें हो गई। अब आपके काम के लायक जो चीजें हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, भुगतान जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की अगर हम बात करें तो देखिए, जो शैक्षिक एवं आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्रों को जो है डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह जो है आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध ना हो उनकी प्रति स्कैन करके अपलोड करें। ठीक है, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की बात करेंगे तो आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग अपलोड करना होगा। ठीक है, यानी फोटो अलग हस्ताक्षर अलग होगा। अब अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 KB और अधिकतम 50 KB और वह हस्ताक्षर जो है न्यूनतम 5 KB और अधिकतम 20 KB के ही स्कैन करें। ठीक है, और ये ध्यान रखें कि रंगीन फोटो नवीनतम होनी चाहिए, नहीं कि नई होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। पुरानी फोटो मत अपलोड कर दीजिएगा। और रंगीन फोटो के आकार जो है 35 mm यानी कि 1.5 इंच × 45 mm के बीच होना चाहिए, जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। तो इस तरीके से कुछ मानक दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार इसमें यह भी बताया गया है कि चेहरे की छवि जो होनी है स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फोटो जो है 6 महीने के भीतर लिया गया हो। सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। टुड्डी के शिखर तक साफ दिखता हो। तटस्थ अभिव्यक्ति यानी मुंह बंद आंखें खुली इस तरीके से हो। चेहरे के दोनों किनारे यानी कि दोनों कान साफ दिखते हों। कैमरे पर सीधी नजर हो। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ को दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। फोटो में जो है टोपी मफलर आदि का धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें दिए गए हैं कि किस प्रकार आपको फोटो अपलोड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो है सिलेबस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेबस, लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या होगा ये अब हम देखेंगे इसमें। तो सिलेबस में सामान्य ज्ञान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है, 0.5 निगेटिव मार्किंग है। तो 150 क्वेश्चन में सामान्य ज्ञान में आपको सामान्य विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास है, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध कैसा होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, संगठन जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन। पुरस्कार होगा, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्रा है, महत्वपूर्ण दिवस है, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक एवं उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। इस तरीके से सामान्य ज्ञान से यहाँ इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपका आएगा सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान जिसमें हिंदी वर्णमाला, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरा, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि ये सभी पूछे जाएंगे। अपठित होगा, कुछ प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं होंगी, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध चीजें और भी जो होंगे वो सारी हिंदी में पूछे जाएंगी। मैथ की अगर हम बात करेंगे तो मैथ में आपको नंबर सिस्टम आएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, जिसको लासा मासा कहते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन है,
ठीक है। परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज टाइम वर्क, टाइम एंड भागीदारी और टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है। यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, ये सारी चीजें जो है अब पूछा जाएगा। ठीक है। मानसिक योग्यता यानी कि मिसलेनियस, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लॉजिकल डायग्राम आएगा, इंटरप्रिटेशन है, सिंबल रिलेशनशिप है, परसेप्शन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। वर्ड फॉर्मेट टेस्ट आएगा, लेटर एंड नंबर सीरीज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, वर्ड अल्फाबेट टर्मिनोलॉजी आएगा, कॉमन सेंस टेस्ट, इस तरीके से इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करेंगे रीजनिंग की बात करेंगे तो एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट होगा, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, कम्युनल हार्मोनी यानी सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एडाप्टेबिलिटी, ठीक है, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, बेसिक लेवल, इस तरीके से पुलिस सिस्टम्स के बारे में कुछ चीजें होंगी, कंटेम्परेरी पुलिस इश्यू एंड लॉ एंड ऑर्डर आएगा, इंटरेस्ट एंड प्रोफेशन आएगा, ठीक है, मेंटल टफनेस आएगा, सेंसिटिविटी टू आर्ट्स इन माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज, इस तरीके से क्वेश्चन इस यहाँ से भी बनेगा, जेंडर सेंसिटिविटी यहाँ से भी बनेगी। ठीक है। फिर आईक्यू से आएगा जिसमें आपको रीजनिंग कहते हैं, इसमें रिलेशनशिप एनालॉजी टेस्ट और डायरेक्शन सेंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, प्रॉब्लम बेस्ड अल्फाबेट है, ब्लड रिलेशन है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, वेन डायग्राम है, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, इन सभी से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद एनालॉजी से है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेज है, स्पेस विजुलाइजेशन है, प्रॉब्लम है, सॉल्विंग है, एनालिसिस जजमेंट है, डिसीजन पेंडिंग मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप है, कंसेप्ट है। तो इन सभी से वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगी। तो ये सारी चीजें इसमें थी जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट थी, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये था मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, साथ ही साथ सपोर्ट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि अगला वीडियो जो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। साथ ही साथ हम इसमें कोशिश करेंगे हिंदी और जीएस के जो है प्रैक्टिस सेट कराने का, हिंदी और जीएस के प्रैक्टिस सेट हम चलाएंगे और कराएंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहेगा, आपको वहाँ से जो है आपको उसके लिए बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।